मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, देखिए, इससे पूर्व जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम छंद के बारे में व्यवस्था यानी छंदों की क्या व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने सामान्य चर्चाएं करी थी कि छंद शास्त्र का बात करें तो यहाँ छंद क्या होता है, उनमें मात्राओं का निर्धारण कैसे होता है, कहाँ हम ह्रस्व मात्रा यानी ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं, कहाँ दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं, ह्रस्व स्वर के लिए कौन कौन से स्वरों का प्रयोग किया गया है, दीर्घ वाले के लिए किन का प्रयोग होता है, दीर्घ मात्रा कहाँ कहाँ प्रयुक्त करेंगे, ये सब हमने चर्चाएं करी। उसके बाद हमने गण के बारे में चर्चा करी। गण के बारे में बात करें तो गण कितने बड़े हैं, 8 गणों की हमने चर्चा करी, जिसके लिए एक सूत्र पढ़ा, वह हमने अलग अलग गण पढ़ाए हैं। गण के लिए जो चिन्ह होता है उसके लिए हमने एक सूत्र के माध्यम से पढ़ा, अलग अलग चिन्ह लिखे हैं उनको, और चिन्ह को एक सूत्र यानी अलग अलग सूत्रों में बांटा उसको, और उसके बारे में हमने उसका स्वरूप निर्धारित किया। आज हम चर्चा करने वाले हैं उससे आगे। ठीक है, अब हम बात करें इन छंदों की, तो इस छंदों का वर्गीकरण की हम चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करें? छंदों का वर्गीकरण। किसकी बात कर रहे हैं भाई? छंदों का जो वर्गीकरण है वो कैसा है। ये जो छंद शास्त्र है उसका वर्गीकरण कैसे तो करें, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, सबसे पहले बात करें किसकी? छंद के प्रकार। तो ये छंद कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक छंद होता है वैदिक छंद और एक होता है लौकिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है वैदिक छंद, एक होता है लौकिक छंद। वैदिक छंद का मतलब हुआ जिस छंद का प्रयोग वेदों में होता है, वेदों में होता है, वह वैदिक छंद कहलाता है। वह वैदिक छंद कहलाता है, कहलाता है। वैदिक छंद क्या होता है? जिसका प्रयोग वेदों में होता है। यानी और बात करें तो यहाँ जो वैदिक छंद है ना, इसकी बात करें तो सामान्यतः जो वैदिक छंद है इनकी संख्या की बात करें तो वैदिक छंद है, सामान्यतः वैदिक छंद है। जो छंद है ना, ये किन छंदों की बात कर रहे हैं? वैदिक छंदों की। तो इन वैदिक छंदों की बात करें तो वैदिक छंद इनकी संख्या की बात करें तो 7 होते हैं। सामान्यतः 7 वैदिक छंद होते हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक छंद कौन सा? वैदिक छंद। एक छंद कौन सा? लौकिक छंद। अब लौकिक छंद की बात करें, लौकिक का मतलब लोक में प्रचलित, लोक में, लोक का मतलब होता है संसार, और लोक में प्रचलित छंद, प्रचलित छंद लौकिक होता है, लौकिक होता है। लोक में प्रचलित छंद क्या होता है भाई? लौकिक होता है। लोक में प्रचलित छंद क्या होता है? लौकिक छंद कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं लौकिक छंद। ठीक है, लोक में प्रचलित छंद क्या कहलाता है? लौकिक छंद। और यह लौकिक जो छंद है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बात कर रहे हैं किसकी? लौकिक छंद की। तो लौकिक जो छंद है कौन सा छंद है? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? लौकिक छंद की। और लौकिक छंद की मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोक में प्रचलित छंद। और यह छंद कितने प्रकार का होता है? यह छंद होता है 2 प्रकार का। एक होता है जिसका नाम है मात्रिक छंद। देखिए, छंद का नाम क्या है? मात्रिक छंद। और एक छंद होता है वार्णिक छंद। एक का नाम है मात्रिक और एक होता है वार्णिक छंद। ठीक है, इसी मात्रिक का दूसरा नाम है जिसको कह सकते हैं जाति। इसी का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं जाति। मात्रिक छंद एक तो हो गया मात्रिक छंद, एक हो गया वार्णिक छंद। लौकिक छंद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का।
ठीक है। बात करें इससे पहले छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक का मतलब वेदों में प्रचलित छंदों को वैदिक छंद कहते हैं, जहाँ सामान्यतः इनकी 7 संख्या होती है। बात करें लौकिक, लोक में प्रचलित छंदों को क्या कहते हैं? लौकिक छंद कहते हैं। लौकिक छंदों की बात करें तो लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद का मतलब वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक के मतलब होता है मात्राओं की गणना की जाती है। इसकी बात करें तो इन दोनों के अलावा ये जो वार्णिक छंद कहूं या मात्रिक छंद कहूं, तो मात्रिक में तो केवल मात्रा का गणना होगा, लेकिन हम तो बात करें जैसे वार्णिक जो छंद है ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आप तो ये समझिए, 3 प्रकार का। एक तो होता है समवृत्त, सम यानी समान, एक तो होता है समवृत्त, एक होता है अर्ध समवृत्त। अर्ध का मतलब होता है आधा और सम का मतलब समान, अर्ध समवृत्त। और एक होता है विषमवृत्त। देखिए छंदों की बात करें, छंद कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्राओं की गणना की जाती है, वार्णिक छंद यानी वर्णों की क्या की जाती है? गणना की जाती है। ये छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी होता है वैसे तो, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है, वार्णिक छंद भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। समवर्त यानी यहाँ जो 4 पाद होते हैं, चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। अर्ध मतलब आधे वर्ण, आधा मतलब 1 और 3 में और 2 और 4 में समान होते हैं, यानी 1 और 3 में समान होते हैं, 2 और 4 में समान वर्ण होते हैं। विषमवृत्त इसका मतलब होता है चारों चरणों में असमान वर्ण होते हैं, यानी कितने वर्ण होते हैं? चारों चरणों में असमान वर्ण होते हैं। समवृत्त, असमवृत्त और विषमवृत्त। चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। चारों चरणों में क्या होते हैं भैया? चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। वह कौन सा है? समवृत्त। अर्ध समवृत्त एक यानी प्रथम, एक का मतलब प्रथम, एक व तीसरे, पहले व तीसरे, 1 व 3 का मतलब हुआ पहला और तीसरे, 1 व तीसरे यानी पहले और तीसरे चरणों में 1 व 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रथम व तृतीय चरण में समान तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में समान वर्ण होते हैं। देखिए क्या लिखा है कि प्रथम व तृतीय चरण में समान तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में समान वर्ण होते हैं। अर्थात 2 पदों में, दो पदों यानी 2 चरणों में, पद का मतलब होता पाद, यानी 2 पाद में अर्थात 2 पाद में प्रथम व तृतीय चरण में समान तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में समान वर्ण होते हैं। अर्थात 2 पाद में समान वर्ण होते हैं। आधे में समान होते हैं, आधे में नहीं होते। कहने का मतलब जैसे पहले में और तृतीय में तो समान हो गए और दूसरे और चतुर्थ में क्या हो गए? समान हो गए। तो इन दोनों में जो है वो इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, यानी अर्ध समान, यानी आधे वर्णों में, आधे पादों में समान है, आधे में नहीं है। यदि दूसरे और चौथे में समान है तो पहले और तीसरे में नहीं है, पहले और तीसरे में है, यानी प्रथम व तृतीय चरण में समान तथा द्वितीय चरण में समान वर्ण होते हैं। समान का मतलब असमान होते हैं, असमान का मतलब दोनों में समान नहीं होते हैं। ठीक है, बात करें किसकी? असमान की। यानी अब देखो क्या होता है, चतुर्थ चरण में असमान, ए का मतलब असमान होते हैं। असमान का मतलब इनमें दोनों में समान होंगे, द्वितीय व चतुर्थ में समान होंगे, प्रथम व तृतीय में समान होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? असमान होते हैं। अर्थात 2 पाद में समान वर्ण होते हैं। विषमवर्त, इसका मतलब ये होता है
कि चारों चरणों में असमान वर्ण होते हैं। चारों चरणों में क्या होते हैं? असमान वर्ण होते हैं। विषम बताते हैं, विषम वर्ण यानी प्रत्येक चरण में विषम वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण में क्या होते हैं? विषम वर्ण होते हैं। ठीक है। बात करें वार्णिक छंद की, तो वार्णिक छंद कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। समवृत्त यानी समान वर्ण यानी चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। अर्धसमवर्त यानी 2 चरणों में समान होते हैं, 2 में असमान होते हैं। विषमवर्त यानी किसी भी चरण में समान वर्ण नहीं होते, यानी चारों चरणों में असमान वर्ण होते हैं। अब यहाँ अर्धसम की बात करें तो अर्ध का मतलब जैसे पहले और तीसरे में समान है तो दूसरे और चौथे में अलग है, दूसरे चौथे में समान है तो पहले और तीसरे में अलग है। तो यानी दोनों के ही 2 ही वर्णों के समान वर्ण होते हैं, 2 के समान होते हैं। ठीक है। बात करें मात्रिक में भी ऐसे ज्यादा समवृत्त अर्धसमवृत्त वही समान यानी समान मात्रा वाला, समान आदि समान मात्रा वाला, और किसी भी चरण में समान मात्रा नहीं होना। छंद कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। अब हम बात किसकी कर रहे थे? लौकिक छंद की। लौकिक छंद भी कितने प्रकार का हो गया? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। चलो हम प्रारंभ करते हैं। 1 नंबर कौन सा है भाई? मात्रिक छंद। छंद का नाम क्या है? मात्रिक छंद। ठीक है। इसी मात्रिक का दूसरा नाम क्या है? एक जाति। इसी का दूसरा नाम क्या है? जाति। अच्छा, मात्रिक छंद की बात करें, यहां मात्राओं की गणना की जाती है। यहां मात्राओं की गणना की जाती है, एक बात। दूसरी बात, ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा तथा दीर्घ स्वर के लिए ह्रस्व स्वर के लिए यानी एक मात्रा तथा दीर्घ का मतलब यहां स्वर नहीं है, दीर्घ मात्रा के लिए 2, यानी ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा अर्थात यानी 1, यानी इसका जो काउंटिंग करोगे आप, गणना करोगे ना, तो स्वर की मात्राओं की गणना करेंगे। और ह्रस्व स्वर यानी एक मात्रा के लिए 1 तथा दीर्घ मात्रा के लिए 2 की गणना की जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ह्रस्व स्वर यानी एक मात्रा के लिए, यानी ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा तथा दीर्घ मात्रा के लिए 2 की गणना की जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जो आप लोग मात्राओं का गणना करेंगे ह्रस्व स्वर के लिए, ह्रस्व स्वर का मतलब लघु मात्रा, ह्रस्व का मतलब लघु मात्रा, और लघु मात्रा के लिए कितनी गणना करोगे? 1। लघु मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? 1 का। अच्छा, दीर्घ का मतलब दीर्घ है ना, यानी दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वर का है या दीर्घ मात्रा, तो दीर्घ मात्रा के लिए किसका गणना करोगे? 2 की, यानी 1 व 2। गणना क्या क्या होगी? 1 व 2। ठीक है। अब इसकी बात करें तो यह जो मात्रिक छंद है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, छंद की बात करें, छंद कौन सा है भाई? मात्रिक। और मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक जो छंद होता है वो एक ही छंद होता है। अब हमारी जो सिलेबस की बात करें और इस सिलेबस में जो हमारा छंद है उस छंद की बात करें तो एक ही छंद है, और ये छंद का नाम क्या है? आर्या। छंद का नाम क्या है भाई साहब? आर्या। अच्छा, आर्य छंद कैसा है? मात्रिक छंद है या वार्णिक छंद है? मात्रिक छंद है। और इसे हम किसकी गणना करते हैं? मात्राओं की गणना करते हैं। आर्य छंद में हम किसकी गणना करेंगे? आर्य छंद की बात करें तो आर्य छंद में मात्राओं की क्या होती है? गणना होती है। किसकी गणना होती है भाई? आर्य छंद में मात्राओं की क्या होती है? गणना होती है। देखो, अब मात्राओं की गणना करेंगे तो देखना कि यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ मात्राओं का परिगणन करेंगे। तो मात्राएं कैसे गिनेंगे? यदि ह्रस्व मात्रा है तो 1 का प्रयोग करेंगे, है ना, और यदि दीर्घ मात्रा है तो किसका प्रयोग करेंगे? 2 का प्रयोग करेंगे। 2 का मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी जोड़ने में कितनी मात्राएं जोड़ेंगे? 2।
ठीक है, इसकी परिभाषा आर्य छंद, और आर्य छंद हमारा प्रारंभ करते हैं और इसकी परिभाषा प्रारंभ करते हैं। देखो परिभाषा क्या लिखी गई है, यस्या प्रथमे पादे, यस्या प्रथमे पादे द्वादश या यस्या प्रथमे पादे द्वादश, है ना। देखो क्या लिखा है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा सता यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा सता तृतीये अपि, है ना। यस्या प्रथमे पादे, यहाँ यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा सता तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश स आर्या। देखो क्या लिखा गया है कि यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, यानी यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश स आर्या। देखो इसका मतलब ये हुआ कि यस्या प्रथमे पादे, यानी जिस छंद के प्रथमे पादे, है ना, प्रथम पाद में, यानी जिस छंद के प्रथम पाद में मात्रा ही गिननी है, यानी जिस छंद के प्रथम पाद, प्रथम चरण में, यानी पाद का मतलब होता है चरण, प्रथम पाद का मतलब चरण में द्वादश मात्रा यानी 12 मात्राएं हों। द्वादश मात्रा का मतलब क्या होता है, 12। कितनी मात्राएं हो, 12 मात्रा, ठीक है, मात्राएं गिननी है। तथा तृतीय भी और तीसरे में भी, यानी जिस छंद के प्रथम पाद में चरण में द्वादश मात्रा तथा तीसरे पाद में भी 12 मात्रा, 12 का मतलब द्वादश मात्रा। एक बात हो गई। अष्टादश द्वितीय 18 का मतलब अष्टादश, और अष्टादश का मतलब क्या होता है 18, और 18 मात्राएं दूसरे पाद में और पंचदश चतुर्थ के, और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती है, 15 मात्राएं होती है, वह आर्या छंद होता है, वह आर्या छंद होता है। देखो जिस छंद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में, अभी तीसरा पढ़ो पहले, तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में अष्टादश मात्राएं, यानी किसमें 18 मात्राएं दूसरे पाद में, और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती है, वह आर्या छंद होता है। कौन सा छंद होता है, वही आर्या। देखो इसका मतलब ये हुआ प्रथम चरण, कितने चरण हो गए, प्रथम चरण, ठीक है। दूसरा हो गया द्वितीय चरण कितने हैं, 4। एक पाद का मतलब होता है एक हिस्सा ही, और कुल कितने होते हैं, पहले पढ़ लिया हमने, 4 होते हैं। तृतीय चरण में पाद का मतलब होता है चरण, और चतुर्थ चरण में, चतुर्थ का मतलब चौथे में कितनी मात्राएं होती है। देखो एक बार बताओ, प्रथम पाद में कितनी है, 12, तृतीय में भी कितनी है, 12 मात्राएं, ठीक है। आ जाओ, द्वितीय में कितनी थी, 18, कितनी है, 18। आ जाओ, इसमें कितनी है, 15, तो 12 मात्राएं
18 मात्राएं, 12 मात्राएं, 15 मात्राएं। तो कुल कितनी मात्रा होती है इसमें? कुल की बात करें तो कुल मात्राएं हो गई। इसकी बात करें तो यहाँ देखो 57 2 और 2 4, 4 8 कितने होते हैं? 12, 12 और 5 होते हैं 17, 4 और 1 5। कुल कितनी मात्रा होती है? 57 मात्राएं होती है। कुल मात्राएं बराबर 57। कि जो हमारा छंद है कौन सा, जिसका नाम है आर्या छंद है। देखिए आर्य छंद की बात करें तो आर्य छंद में प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है, तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 15 मात्राएं होती है। तो 12 12 24, 24 और 18 कितनी हो गई? तो 24 और 18 42, 42 और 15 कितनी हो गए? 57। तो कुल मात्राएं कितनी होती है? 57 होती है। चलो अब इसको पता कैसे लगे कि 57 मात्रा है या नहीं है? इसका पता लगाने के लिए इसकी जो परिभाषा है उसी को हमें सिद्ध करना पड़ेगा, कारगर है कि नहीं है। यदि परिभाषा सही है, यानी परिभाषा में 57 मात्रा है, तो उदाहरण में भी हमें कितनी मात्राएं लगानी है? 57 लगानी है। देखो पहले क्या लिखा है? यस्या प्रथमे पादे द्वादश, यस्या प्रथमे पादे यानी पहले पाद में 12, कोमा लग गया यानी अल्प विराम, विराम का मतलब होता है रुकना, यति, यति का मतलब होता है विराम, विराम का मतलब होता है रुकना, है ना। तो यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश से आर्या। इसका मतलब हुआ कि देखो प्रथम पाद में 12 मात्राएं तथा तृतीय भी और तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं, अष्टादश द्वितीय और 18 दूसरे में और चतुर्थ के पंचदश है और चौथे में 15 से वही आर्या होता है। ठीक है, अब बताओ इसका पता लगाओ। पता लगाने के लिए ह्रस्व स्वर के लिए कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे? 1 का, और दीर्घ के लिए 2 का। बताओ यस या। देखो सबसे पहले शब्द क्या लिखा हुआ है? यस्या। तो देखो यस्या में देखो यस से पहले ये मतलब ऋस्व है, लेकिन उसके आगे हलंत, हलंत का मतलब हलंत वर्ण है। हमने पढ़ा ना कि आगे कोई हलंत वर्ण के होने पर, हलंत का मतलब क्या होता है? संयुक्त कहें या हलंत कहें या विसर्ग वाला वर्ण कहें। हमने 4 वर्ण पढ़े थे ना। तो यहाँ देखना हलंत का मतलब हलंत वाला वर्ण है ना। हलंत का मतलब बताओ से आधा है, तो बताओ यह से आधा है ना, तो से पहले से भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे? दीर्घ मात्रा। या में कौन सी है? दीर्घ मात्रा। बताओ पै आधा है ना। ठीक है, पै में र की मात्रा है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा? प्र। बताओ पै में किसकी मात्रा है? र की है ना, तो पै में र की मात्रा है तो प्र हो गया ना, बड़ा हो गया। थ छोटा। में बताओ किसकी मात्रा है? दीर्घ की है ना, एक ही। पा में बताओ कौन सी है? बड़ी। दे में कौन सी है? बड़ी। जोड़ो देखिए कितनी हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? 6। यहां देखना शब्द की बात करें तो यस्या में 2 प, यस्या प्रथमे पादे, यस्या पादे प्रथमे या प्रथमे पादे। अच्छा पादे में देखो, अच्छा प्रथमे की बात करें तो प्रथमे शब्द में प्रथमे, बताओ यहाँ कौन सी होगी? छोटी होगी। इसलिए होगी छोटी क्योंकि पैक के साथ रहना। शब्द की बात करें किसकी? रह की। या देखो कौन सी मात्रा है? छोटी। क्यों इसलिए छोटी है कि प्र जो है, पै में र है ना, पैर, तो र इसमें आ गया, पूर्व वर्ण में आता है। तो पूर्व वर्ण में आएगा तो देखो इसको जोड़ो। देखो 2 1 मतलब दीर्घ का मतलब 2 मात्रा होती है ना। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितनी मात्रा हो गई भैया? 12 हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए हलंत वर्ण हो या विसर्ग वर्ण हो या संयुक्त वर्ण हो, उससे पहले वाला जो वर्ण होता है ना वो क्या होता है? इसमें भी दीर्घ हो जाएगा। तो यह मैं देखो कौन सी मात्रा है इसमें? देखो यह तो बड़ी हो गई, से आगे आ गया ना, इसलिए या बड़ी हो गई। पै में रह है तो री नहीं है, रह है तो आधा रह, आधा दिखाई इधर आधा है, पै बचता है तो एक ही मात्रा होगी। थ 1, में 2 मात्रा, पादे में 2 मात्रा। आगे चलो द्वादश में देखो द्वौ, ठीक है, दीर्घ हो गई। हलन यानी ऋस्व, ऋस्व दीर्घ, दीर्घ ऋस्व दीर्घ। या देखो तैयारी, दीर्घ 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 और दीर्घ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी। अब देखिए यहाँ कितनी हो गई? 8। कितने हो गए? 8। अब देखना हमें कितनी मात्राएं कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। मात्राएं कितनी होनी चाहिए? 18।
चलो देखते हैं। द्वा, द्वा में कितनी हो गई? 2। द में 1, से में 1, मा में 2, त्रा, त्रै रा त्रास 2, तय में 1, से में कितनी होगी? से में बड़ी, त्रि, तय में री की मात्रा जो है ना छोटी है ना, री छोटा है, तो री छोटा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे री छोटा लाएंगे, री का क्या करेंगे? छोटा। तो बताओ त्रि, देखिए यहाँ देखो छोटा है ना तय में री की मात्रा, ये बताओ आगे कितनी है? ती बड़ी मात्रा, ए में बड़ी मात्रा ए पी, देखो तरती ए पी। देखिए अब पी में जो पी है ना वो छोटा है, अब पी में पी क्या है? छोटा है। तो यहां क्या करेंगे? देखिए तृतीय पी, तो त के अंदर ये है ती ये शु तृतीय पी। अच्छा अंतिम वर्ण की मात्रा का गणना छोटी बड़ी के हिसाब से कर लेते हैं, ये तो हमने चर्चा करी। जोड़ो इनको, 1 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, कुल कितनी मात्राएं हो गई? 18। सही है भैया, दूसरे में 18 होना चाहिए। अब इधर देखो इसमें कौन सी मात्रा आएगी बताओ पहले? अष्टादश, अष्टादश में ए, ठीक है। द्वितीय 1 2 3 4 5, 5 2 10 और 2 12 मात्राएं हो गई। 12 मात्राएं कैसे हुई बताओ? ए में आगे से है, हलंत है ना, इसमें ये बड़ा हो गया, टा बड़ा है, द छोटा है, से छोटा है। द्वि में वह की अंदर वह है ना, वो उस पूरे वाले वर्ण के साथ लगता है, लेकिन यहाँ ई की मात्रा छोटी है, लेकिन तय आदि 2 है ना, तो तय आगे है तो हलंत वाला वर्ण आगे है, तो द्वितीय आगे ई में बड़ी मात्रा, ये में बड़ी मात्रा, कितने हो गए? 12। अच्छा देखो इधर देखो, इसके चलते हैं। चतुर ततुर थ, ये क्या आएगी? के पंच हलंत 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 सार्या। जोड़ो भाई, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। बताओ कैसे हुई? च में छोटी, तू में छोटी, थू में छोटी थी, लेकिन आगे क्या था? रे वर्ण है ना, तो हलंत वर्ण हो गया, तुर हो गया ना। थ छोटी, के में बड़ी मात्रा, पा छोटा है लेकिन आगे क्या है? हलंत वर्ण। 5 आगे देखो, 10 में छोटी, स में छोटी, सा बड़ा, आर्या बड़ा। तो जोड़ो कितनी हो गई? 15 मात्राएं, कुल 57 मात्राएं हो गई। छंद कौन सा है? आर्या छंद। हमने ये तो पढ़ा था आर्या में, तो इसी के हमने चिन्ह लगा लिया तो हमें पता लग गया है। इसका मतलब ये हमारा जो परिभाषा है वो परिभाषा पे भी ये नियम लागू होता है। अच्छा परिभाषा क्या मतलब? ये नियम आप समझ गए कैसे कैसे लगाना है। चाहे वो उदाहरण आए तो उदाहरणों का प्रयोग भी हम ऐसे ही करेंगे। चलो आगे चलते हैं। प्रथम में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में भी 15 मात्राएं। उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें भाई? उदाहरण की। चलो उदाहरण लिखते हैं। दानम भोगो नासः, दानम भोगो नासः स्त्रियो गतयः भवन्ति। स्त्रियः, स्त्रियः ने मतलब दानम भोगो नासः त्रियः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। यहाँ लिखना था तीसरा, दानम भोगो नासः तीसरा गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य। यो न ददाति, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य, तस्य तस्य तृतीये गतिर्भवति, गतिर्भवति। देखिए क्या लिखा है कि दानम भोगो नासः त्रिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीये गतिर्भवति। दानम भोग नासः तीसरे गतियों भवन्ति वित्तस्य। वित्त की मतलब धन की 3 प्रकार की गतियां होती है। धन होता है ना, धन, उस धन की 3 प्रकार की गतियां होती है। दान देना या उपभोग करना या नाश होना, धन की 3 प्रकार की गतियां होती है। दान,
भोग और नाश। तीसरा गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्त की धन की 3 प्रकार की गतियां, दान, भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते, कई लोग ऐसे होते हैं ये न ददाति, नहीं देते हैं, दान भी नहीं देते हैं और उपभोग भी नहीं करते हैं। जो धन का न तो दान देते हैं ना धन का उपभोग करते हैं, तस्य तत्यर् गतिर् भवति, अर्थात उस धन की गति कौन सी हो जाती है, तीसरी वाली, यानी तीसरी गति हो जाती है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। यानी जो धन का ना तो उपभोग करते हैं ना धन को दान देते हैं, उनके धन की क्या हो जाती है गति, यानी नाश वाली गति हो जाती है, तो उनके धन का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अब ये देखो छंद, अब इसमें आप क्या करोगे, मात्राएं गिनोगे। तो आप मात्राएं गिनो, कैसे गिनोगे, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, मतलब इसका मतलब पहला सही। बताओ कैसे, क्यों दाम में बताओ कितनी मात्रा हो गई, 2 मात्राएं। न में कितनी होगी, क्यों आगे ऊपर क्या अनुस्वार आ गया, बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, और स के आगे क्या है, विसर्ग। तो विसर्ग से पहले वाले वर्ण की भी कौन सी मात्रा होती है, दीर्घ मात्रा। कुल कितनी मात्राएं होंगी भैया, 12 होगी। चलो आ जाओ जोड़ो, 2 और 2 4, 4 1 5, 6 6 2 8, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 13, 13 रे 2 15, 15 और 1 16। अच्छा, तीसरा गतयो भवन्ति वित्तस्य, दूसरा शब्द लिखा है, तीसरा है गतयो भवन्ति वित्तस्य। अब देखिए तीसरा गतयो भवन्ति वित्त, वित्त रस ऐसे वित्तस्य, 2 की मात्रा है ना यहाँ पे देखिए। इसके चिन्ह लगाओ, ती, बताओ ती, आगे स में रह है, विसर्ग है, दोनों बड़ी मात्राएं हो गई। क्यों, स में रह ना इधर आ गया, ती बड़ा हो गया, क्या हो गया, तीसरा। आगे देखो गतयो, छोटी छोटी बड़ी, भवन्ति, ती के अंदर आगे न है, भवन्ति में आगे क्या है भैया, भवन्ति में न है ना, तो बताओ इसका हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे दीर्घ, क्यों आगे न है और इसमें छोटी। बताओ वी बड़ा हो गया, क्यों, तय 2 है ना, वित्त, आगे बताओ वित्ता, आगे देखो क्या है यह, तो यह के अंदर आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करेंगे, और जो पद के अंत में जो अंतिम चरण का जो अंतिम होता है ना, तो अगर उसमें कम और ज्यादा है तो लघु और गुरु की व्यवस्था का गणना हम कर सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 11, 2 13, 13 और 4 17, 13 और 4 कितने हो गए, 17। अब बताओ 6 में 1 मात्रा आएगी ना, तो बताओ क्या हो जाएगी, कुल 18 मात्राएं। जोड़ लो चाहे एक बार, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 10 12, 13 14 15 16 17, गलत। अच्छा देखिए 2 और 2 4 तो 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 5 17। अब ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मात्राओं की गणना हो रही है ना, वो अंतिम वर्ण की मात्रा का जो है ह्रस्व या दीर्घ की हम लोग उसका प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि पद के अंत में जो चरण होता है उस चरण वाले की पद की क्या करते हैं, अंतिम वर्ण के अनुसार उसके वर्ण गणना करते हैं, और अंतिम वर्ण की जो मात्रा है उसका लघु व दीर्घ का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए यो, बताओ कितनी है, 2, न 1 1 2 1 2, आगे क्या है 2, आगे क्या है 2, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12 मात्राएं। जोड़ लिए, आप समझ गए होंगे कैसे हुई, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा छोटी मात्रा, बूंद अंग है तो बड़ी हो गई, कै भी इसके साथ ही चला गया, है ना। आगे ते है बड़ी मात्रा, टोटल कितनी हो गई, 12 मात्राएं। तस्य बड़ी, ये में छोटी, क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या है, त्र, बड़ी छोटी क्या आएगी, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी छोटी छोटी छोटी, क्योंकि गतिर देखो 2 2 4 2 6 2 8 10 5 15, कितनी हो गई, 15 मात्राएं, कितनी हो गई, 15 मात्राएं हो गई। तस्य तृतीय गतिर भवति, कितनी मात्राएं हो गई, 15। देखो तस्य में तो 2 मात्राएं है ना, तय से छोटी मात्रा, फिर इसमें से आगे है हलंत वाला वर्ण है, इसलिए हलंत वाला वर्ण होने के कारण यहाँ हम क्या करेंगे, तय में किसको जोड़ेंगे, से, कितनी मात्राएं हो गई, 2। ये एक है लेकिन आगे तय में रह है ना, तो तय है त्र जो है ना, उसकी बात करें तो त्रि में कितनी है, यहाँ देखिए छोटी है, देखो आगे देखिए क्या है, छोटी,
क्योंकि यहाँ दोनों मात्राएं कैसे होगी, छोटी होगी, इसलिए होगी कि तय के अंदर रे है तो यहाँ पे भी छोटी मात्राएं होगी। यह तय में री की मात्रा है भैया, तो यहाँ हमने बड़ी कैसे की, यहाँ छोटी होगी, क्योंकि यह है ना, तो यह में तो छोटी होगी। बताओ ती में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी। ती में कौन सी आएगी, बड़ी। ये में कौन सी आएगी, तृतीयी। गति में कौन सी आएगी, छोटी। ग में छोटी। ती में बड़ी। भवती में आई। अब अंतिम जो वर्ण है ना वो आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा कर दिया जाता है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, अब हम मेरे पास यहाँ मात्रा की कमी पड़ रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे, दीर्घ। और कितनी हो जाएगी मात्राएं, 15। देखो तस्य ततीय गतिर भवती। देखो त में कौन सी मात्रा हो गई, बड़ी। य में छोटी। जी की मात्रा छोटी है, ती में बड़ी। ये में बड़ी। गति में छोटी, ती में बड़ी। क्यों आगे रह आ रहा है, भवती। ती में छोटी थी, लेकिन अंतिम जो पदांत जो वर्ण होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार लघु और गुरु का क्या किया जाता है, गणना की जाती है। इसी के साथ हमारा जो छंद है वह पूरा होता है। कौन सा छंद पूरा हो गया भैया, छंद की बात करें तो मात्रिक छंद है, और मात्रिक का मतलब होता है जाति। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद एक पढ़ा है हमने, जिसका नाम था आर्य। और आर्य छंद की बात करें तो उसमें कितनी मात्राएं होती है, कुल 57 मात्राएं होती है। बात करें दानम भोगो नासः, देखो कितनी मात्राएं होंगी, 12, 18, 12 और 15। तीसरा गतयो भवन्ति तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य ततिर गतिर भवति। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब एक जो छंद है हमारा, जिस छंद की हम बात करें उसका नाम है, जिसका नाम है वार्णिक छंद। कौन सा छंद है, वार्णिक छंद। अभी हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था मात्रिक, और मात्रिक का मतलब मात्राएं गण रहे थे। अब हम गणेंगे वर्ण, और वर्ण का मतलब गणों का एक समूह होगा, यहाँ गण होगा या वर्ण होगा। वार्णिक छंद, इस छंद में वर्णों की गणना की जाती है। इस छंद में वर्णों की क्या की जाती है भाई, गणना की जाती है। यानी जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे कहते हैं वार्णिक छंद। यानी इस छंद में वर्णों की गणना की जाती है, क्या की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है। और जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है वह छंद कौन सा कहलाता है, वार्णिक छंद कहलाता है। यानी वर्णों की गणना करने वाला छंद क्या कहलाता है, वार्णिक छंद। अब यहाँ वार्णिक छंदों की बात करें तो यहाँ पर अब देखो हमारे सामने क्या होंगे, कुछ छंद ऐसे होंगे जिनमें 11 वर्ण होंगे। यानी प्रत्येक पाद में, पाद की बात करें तो प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण, है ना, 11 वर्ण वाले। अब यहाँ देखो एक तो हमारे जब एक प्रारंभिक जो पढ़ेंगे अनुष्टुप, अब अनुष्टुप में अलग अलग छंद होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण में यानी प्रत्येक पाद में अलग अलग वर्ण होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, हमारे जो पाद हैं यानी प्रत्येक चरण के वर्णों की गणना की जाएगी। अब देखो गणना करेंगे तो बताओ कुछ चरणों में, कुछ में क्या क्या होंगे, 11 होंगे, कुछ में क्या होंगे, 12 होंगे, कुछ में 14 होंगे, कुछ में 15 होंगे, है ना, कुछ में 17 होंगे, किसी में 19, किसी में 21। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि प्रत्येक गण में कभी 11, कभी 12, कभी 14, कभी 15, कभी 17, कभी 19 और कभी 21। तो कहने मतलब इस प्रकार से हमें गणों की व्यवस्था प्रारंभ होगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जिसकी बात करें तो जिसका नाम है, एक छंद है, इसका पहला छंद की बात करूं तो पहला जो छंद है उसका नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद, छंद का नाम क्या है, अनुष्टुप छंद। देखिए इस छंद की बात करें तो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्रम लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरीश्वम सप्तम दीर्घमन्ययो। तो कहने का मतलब ये जो छंद है इसमें थोड़ा अलग विधान है कि यहाँ कुछ स्थानों पे हमें मात्राएं देखनी है, और वह छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। इसके बाद के जो हम छंद पढ़ेंगे, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, उपजाति, इन छंदों में प्रत्येक चरण के वर्णों की गणना करनी है ना। प्रत्येक वर्ग में इतने गण होने चाहिए, और गण का मतलब होता है समूह, और एक गण में 3 वर्ण होते हैं।
इसलिए जो हमने जो एक सूत्र पढ़ा था यह माता राजवान सलगा, अब उस सूत्र का हम क्या करेंगे, उसका परिगणन करेंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, गणों की गणना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आगे अनुष्टुप के बारे में चर्चा हम आगे वाली जो हमारी कक्षा होगी उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।